एक से प्रोफेसर से मैं मिली, एक से साइंटिस्ट से मैं मिली। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी मेरी यूनिवर्सिटी में मैं अपने हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज देखी जाए तो उसमें सबसे अव्वल दर्जे पे। कोई भी एप्लीकेशन लिखना पड़ता है ना, जी तो जी। टीचर लोग मुझे याद करते हैं कि अंकिता कहाँ है, उसको बुलाया जाए। अच्छा। अगर ये चीज़ है तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जी या तो सर। निखर जाते हैं या तो बिखर जाते हैं। तो वो इंटरेस्ट कहाँ है जो सिविल सर्विसेज वाला था। सर आपका क्वेश्चन तो बहुत ही संशयपूर्ण है। क्या आप जिस समाज के लिए काम करना चाहते हैं वो समाज इतने सरलता के साथ, इतने सहमता के साथ बदल सकता है? उत्तर प्रदेश का एक चर्चित क्षेत्र जिसे पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है, और पूर्वांचल में एक जिला जिसका नाम जौनपुर है, और जौनपुर में ही स्थित पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जहाँ पे बीते 6 अक्टूबर को महामहिम राज्यपाल जी आते हैं, और उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने अपने देखा जाए तो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, जिसका जो फील्ड रहता है, चाहे बीएससी हो चाहे एमएससी हो, उनमें जो टॉप करता है उसमें उन बच्चों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। उन्हीं बच्चों में एक देखा जाए तो पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपनी एक पहचान बनाने वाले और किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे बीच में बड़े भैया कवि संतोष जी हैं। इनकी बिटिया का नाम भी पुकारा जाता है। लिस्ट में पहले आ गया था, पता था परिवार वालों को, लेकिन देखा जाए तो जब ये खबर 6 अक्टूबर को शाम सभी पत्रकार के बीच में और डिजिटल मीडिया वालों के बीच में जाती है, तो एक पत्रकारिता के क्षेत्र में जो परिवार है जनपद जौनपुर का, वहाँ एक अलग खुशी का माहौल हो जाता है। तमाम लोग फ़ोन पे बधाइयाँ देते हैं, ऐसे में कुछ लोग मिलने भी आते हैं। उन्हीं कड़ी के बीच में आज 8 अक्टूबर को मैं भैया के समक्ष घर पहुंचा। भैया को ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा तो मैंने बधाई दिया, और अंकिता को मैंने बधाई दिया, और भैया को मैंने बधाई दिया, लेकिन ऑन कैमरा मैं एक बार फिर से आप दोनों के एक साथ बधाई देना चाहता हूं। और यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूं कि आजकल देखा जाए क्षेत्रों में, मुझे जहाँ तक ये पता चला कि बिटिया मतलब कि अंकिता जी जो है कि 12वीं तक देखा जाए, मैंने सुना कि हिंदी माध्यम से पढ़ाई की। इसके बाद अचानक से इन्हें जो है कैंपस, विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में भेजा जाता है, और इन्हें पता चलता है वहाँ जाके इनके एंट्रेंस एग्जाम इनको पता चलता है कि एक पूरा जो है सब्जेक्ट पूरा इंग्लिश में रहता है, और वहाँ ये अंकिता जो है घबरा जाते हैं, घबराहट सी होने लगती हैं। और उन्हीं बीच में कितना संघर्ष रहा, और इस संघर्ष इस तरह से कामयाब हुआ कि आज गोल्ड मेडल जीत के देखा जाए तो जनपद में सभी पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के परिवार में एक खुशी का माहौल बना दिए हैं। इसके लिए मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगा और अंकिता से बात करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो सर के चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण और जितने भी दर्शकगण मुझे देख रहे हैं, उन सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम, और आप सबसे आशीर्वाद की कामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नई उम्मीद। बिल्कुल, मैं आप लोगों से भी ये चाहूँगा कि आप लोगों की बिटिया, बहन देख रहे होंगे कैमरे के फ्रेम में, जिस प्रकार से इसने अपने संघर्ष से इस कामयाबी पे पहुंची है, उसके लिए आप लोग फिर से जहां भी हों, जिस स्थिति में भी हों, अपना आशीर्वाद जो है, अपना प्यार देना ना भूलें। अंकिता जी, मैंने एक इंटरव्यू में देखा था और मुझे पता भी चला कि आपने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम से की है। यस सर। और फिर अचानक से आप जो है विश्वविद्यालय कैंपस में एंट्रेंस का एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पे पूरा मतलब कि नोट वो क्वेश्चन पेपर देखते हैं पूरा इंग्लिश में, और आपको घबराहट भी होती है। जी सर, बिल्कुल। तो आपने ये जो चीज़ सुनी है ये बिल्कुल सत्य है कि मैंने एलकेजी से लेकर के इंटर तक की जो पढ़ाई की थी वो हिंदी माध्यम से की थी, और फिर वहाँ से निकलने के बाद मैं डायरेक्ट जो है इंग्लिश मीडियम में आ गई, और वो भी बीएससी के कोर्स में आ गई। यहाँ पे आने के बाद एक बार तो मुझे बहुत ही शौक लगा, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह परिस्थितियों को जो है संभाला, मैंने संघर्ष किया, और फिर आज जो है ईश्वर की महामाया, चाहे जो कुछ भी है, परिवार का सपोर्ट, सहयोग रहा है, शिक्षकों का योगदान रहा है, जो आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हुई हूँ।
और मेरे लिए ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि आप जैसे पत्रकार लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हैं और ये तो हमारा फर्ज है, जहाँ हम बहुत लोगों की धन्यवाद बात सर उठाते हैं आपका। वहाँ अपने परिवार की भी बात दिखाएंगे लोगों के बीच में, कि हमारा एक परिवार है जो किस प्रकार से उभरता है, किस प्रकार से परिश्रम करता है। जो हम फील्ड में रह के परिश्रम अपना दिखाते हैं, वही हमारा परिवार का सदस्य, हमारे यहाँ के बच्चे किस प्रकार से निखर रहे हैं, हम इसको भी तो दिखाएंगे। ये भी हमारा कर्तव्य है। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए, जहाँ आजकल लोग एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी को उस नज़र से देखते हैं, हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि हिंदी को ये ऐसी मतलब नज़र से देखते हैं कि हमारी बेइज्जती होगी, कहीं समाज में हम बात करेंगे हमारी बेइज्जती होगी। एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी राजभाषा भी हिंदी है, बिल्कुल सर। लेकिन वो लोग वो सम्मान हिंदी को नहीं देते हैं। देखा जाए तो कहीं आपने भी ये फील किया होगा कि नहीं, कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और उसको लोग सम्मान नहीं देते हैं वो उस प्रकार से, जिस प्रकार से कि इंग्लिश को देते हैं। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस संघर्ष को मैंने झेला है। जब मैं हिंदी मीडियम से डायरेक्ट इंग्लिश में आ गई तो मुझे यहाँ पे एक बार अपने आप को बहुत ही झेप खाना पड़ा। मैंने बहुत इंसल्ट फील किया कि आज मैं हिंदी के क्षेत्र में थी, फिर मैं इंग्लिश में आ गई। यहाँ पे लोग सारे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में आंसर को जानना चाह रहे हैं और मैं उस चीज़ को नहीं बता पा रही हूँ। काश आज ये हिंदी में होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि हिंदी जो है अपनी मातृभाषा है, इसलिए इससे कभी भी झेप नहीं खाना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज भी मेरी यूनिवर्सिटी में मैं अपने हिंदी भाषा में, हिंदी लैंग्वेज देखी जाए तो उसमें सबसे अव्वल दर्जे पे हूँ। कोई भी एप्लीकेशन लिखना पड़ता है ना तो टीचर लोग मुझे याद करते हैं कि अंकिता कहाँ, उसको बुलाया जाए। अच्छा। अगर ये चीज़ है तो इसका हिंदी में क्या मतलब होगा। तब मुझे भी लगता है कि नहीं, मैं पीछे कहाँ हूँ, मैं तो बहुत आगे हूँ, यहाँ लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो सर मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पे आई, हिंदी से तो मैं पहले से मेरी हिंदी मजबूत थी, यहाँ पे आकर के इंग्लिश भी मजबूत हो गई। अब दोनों लैंग्वेज मेरे लिए आसान हो गए कि कहीं भी जाना, बातचीत करना, बातचीत करने का तौर तरीका, शैली, सब कुछ बहुत आसान हो गया। लेकिन आज भी मैं हिंदी को प्रेफरेंस देती हूँ क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है। अगर कहीं भी अपने मनोभाव को प्रकट करना है, अपने भाव को प्रकट करना है तो हम लोग हिंदी में करते हैं, ना कि इंग्लिश में। सामने वाले जो हमारी जनता है वो हिंदी में ही समझने का ज़्यादा प्रयास करती है। आज भी लोग हिंदी को प्रेफरेंस देते हैं। बेशक मुंह से ये कहेंगे कि नहीं हिंदी बहुत बेकार चीज़ है, बड़ी बेइज्जती, बहुत इंसल्ट होती है, ये सारी चीज़ें वो ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी आत्मा चाहती है कि हाँ भाई हिंदी में वाकई बहुत अच्छा लैंग्वेज है, बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें अपने जो मनोभाव होते हैं ना वो बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किए जा सकते हैं। जो चीज़ें आप इंग्लिश में अच्छे से नहीं व्यक्त कर पाएंगे वो हिंदी के माध्यम से आप बहुत अच्छे से व्यक्त कर ले जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हिंदी को सीखने के बाद आप लोग अपनी बेइज्जती या फिर इंसल्ट फील मत करिए, उस पर बल्कि गर्व कीजिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा और ये चीज़ हमको आती है। जिस क्षेत्र में हम आगे हैं, बल्कि आप उस क्षेत्र में आगे नहीं हैं, ऐसे गर्व करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जी, बहुत ही देखा जाए तो जो आपने बताया ये काफ़ी जो है ऐसा बताया कि जिस चीज़ में हम आगे हैं उस चीज़ में आप आगे नहीं है। एक का ये प्रेरणा है लोगों के लिए जो हिंदी को जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सर। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अगर मैं हिंदी जान रही हूँ तो सामने वाले को हिंदी नहीं आती, अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है, दिखा रहा है कि नहीं अब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, कि इनको इंग्लिश नहीं आती, तो अपने मन में ये भी ले रही है कि अगर हमको हिंदी आ रही है तो इनको हिंदी नहीं आ रही है। तो ये चीज़ होनी चाहिए मन में। उस पर इंसल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आ रही तो बहुत बेइज्जती वाली बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये चीज़। ये मनोभाव जो ये गलत है। अब हम आते हैं आप जिस लिए आज यहाँ बैठे हैं हम लोग। मैं ये अंकिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ आपने हिंदी मीडियम से 12वीं तक की पढ़ाई की, इसके बाद आप विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में जाती हैं, वहाँ आपने एनवायरमेंटल बेस से एनवायरमेंट से चूज करती हैं पढ़ाई के लिए आगे। तो मैं बीएससी में और भी सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो क्यों आपने उसको नहीं चूज किया, इस चीज़ को प्रेफर किया? क्योंकि सर जब मैं बीएससी के मेन कैंपस में गई, फिर पूर्वांचल के कैंपस में गई, तो वहाँ पे जब मैं जनरल में एडमिशन लेती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे एनवायरमेंट साइंस भी है। जी। और एनवायरमेंट साइंस के जब मैंने सिलेबस को उठा करके देखा तो उसमें एक ही सब्जेक्ट नहीं था, उसमें ढेर सारे सब्जेक्ट थे कि जैसे कि हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कहीं कहीं मैथ का भी थोड़ा उसमें, मतलब कि सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड करके जो है उसका सिलेबस बनाया गया था। जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि मुझे तब तक दिमाग में ये था कि नहीं मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, फिर सिविल की तैयारी करनी है। इसलिए जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मेरे अंदर बहुत खुशी हुई कि अब मैं अगर इसमें पढ़ूंगी तो मेरी तैयारी जो कम्पिटेटिव लेवल पे तैयारियां होती हैं वो बहुत ही अच्छे से होंगी अगर इसको मैं पढ़ूंगी, क्योंकि भाई इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट हैं और ब्रॉड भी है काफ़ी, तो मैं इस क्षेत्र में काम करूँगी। फिर मैंने वहाँ से किसी तरह कन्वर्ट करके
मैं इसमें आ गई, लेकिन वहाँ से इसमें ट्रांसफ़र करवाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत करना पड़ा, क्योंकि टीचर लोग कर नहीं रहे थे कि 2 महीने से तुम कर क्या रही थी, सो रही थी, अभी तक क्यों नहीं आई करवाने के लिए। फिर भी किसी तरह रिक्वेस्ट करके मैं जो है इसमें आई। फिर जब मैं यहाँ पे आई, एक से एक प्रोफेसर से मैं मिली, एक से एक साइंटिस्ट से मैं मिली, और जब वो अपना लेक्चर देते थे तब धीरे धीरे मेरा मूड चेंज होने लगा। फिर मैंने रिसर्च में भी थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया, रिव्यू आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया, थोड़ा मेरा इंटरेस्ट इसके प्रति जागरूक होता चला गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे इस फील्ड को छोड़ना है और मुझे इस फील्ड में अब आगे बढ़ना है, क्योंकि पर्यावरण धीरे धीरे जो है, जो पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर्यावरण इतना ज़्यादा उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि जब तक प्रकृति को नहीं बचाया जाएगा तब तक अपना भविष्य अंधकार में ही रहेगा, इसलिए प्रकृति को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस क्षेत्र में अपना योगदान दूंगी और इस समाज के सामने और इन सारी जनता के सामने जो है एक नया रिसर्च लेकर के आऊँगी, एक नई रिसर्च दूंगी, एक नई खोज दूंगी, जिससे समाज का कल्याण हो। अब मैं इस समाज के लिए काम करूँगी। क्या आप जिस समाज के लिए काम करना चाहती हैं वो समाज इतने सरलता के साथ, इतने सहमता के साथ बदल सकता है नेचुरल के प्रति, प्रकृति के प्रति, उसके रख रखाव सुरक्षा के लिए? जिस हिसाब से आपने पढ़ाई की, जिस हिसाब से आप अभी बात कर रही हैं, क्या ये इतनी आसानी से हो सकता है समाज के बीच हमारे? सर, ये चीज़ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अकेले हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं जब तक लोग हमारे सपोर्ट में, सहयोग में नहीं आएंगे। लेकिन सर, मैं बताऊं कि अगर जैसे कोई काम हम ऐसे छोटे लेवल पर रह के कर रहे हैं तो लोग उसे नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे। लेकिन अगर उसी चीज़ को करते करते अगर हम एक बड़े लेवल पे पहुंच गए तो कहीं ना कहीं अगर जो चीज़ हम कहेंगे तो उसको मानने के लिए लोग तैयार होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे संघर्ष करने की आवश्यकता है, मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, एक उच्च लेवल प्राप्त करने की आवश्यकता है। तब मैं अगर अपनी बातों को वहाँ से रखूँगी जनता के सामने तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लोग ऑब्जर्व करेंगे और उन चीज़ों को करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी फील्ड में जाके एनालिसिस किया इस प्रकृति के बारे में, लोगों के बीच में जाकर? सर, लोगों के बीच में तो मैं नहीं गई, लेकिन प्रकृति के बीच में गई हुई हूँ। मैंने वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया है, डेटा को एनालिसिस किया है, ला करके मैंने अपने लैब में रिसर्च किया है, रिव्यू आर्टिकल भी दिया है, मैंने रिसर्च पेपर को पढ़ा है। इन सारी चीज़ों को करते हुए प्रकृति के प्रति मेरे अंदर और जागरूकता जागती चलेगी। जैसे जैसे मैंने अपना रिसर्च वर्क शुरू किया, प्रोजेक्ट वर्क शुरू किया, प्रेजेंटेशन वर्क शुरू किया, वैसे वैसे इसके प्रति और भी जागरूकता बनती चली गई कि नहीं, अब इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेनी है। अब मैं किस क्षेत्र में, मैं सर बताऊँ आपको कि मैंने जो है एक रिव्यू आर्टिकल भी लिखा कि इम्पैक्ट ऑफ हैवी मेटल ऑन द प्लांट। तो हैवी मेटल का जो प्लांट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे कैसे हैवी मेटल ह्यूमन बॉडी तक आ रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने रिसर्च वर्क किया। इसका एक मैंने प्रोजेक्ट वर्क तैयार किया और अपने डिपार्टमेंट को जमा किया। काफ़ी सराहना भी हुई, क्योंकि बीएससी के लास्ट तक जाते जाते एक प्रोजेक्ट वर्क जमा करना पड़ता है। लेकिन अगर अन्य कॉलेज में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं अवेलेबल है जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। तो मैंने उसमें क्या किया था सर कि मैं गई थी, फील्ड वर्क मैंने नहीं किया, मैंने कई रिसर्च पेपर को इकट्ठा किया, जिसने काम किया था मैंने उस चीज़ को पढ़ा और अपना एक रिव्यू आर्टिकल अपनी तरफ से अपने सजेशन को दिया कि हाँ, अब ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें सर ढेर सारे कॉन्सेप्ट को दिया गया था। अब स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो ये नेचुरल चीज़ें जो हमें मिल रही हैं पर्याप्त अभी हैं, जैसे जल हुआ, पेड़ पौधे हुए, तो क्या इनको संरक्षित करने के लिए, इनको ऐसे बनाए रखने के लिए जो भविष्य में समय आ रहा है, दिख रहा है कि तमाम ऐसे खबरों में ऐसा लगता है कि ये पानी अब ख़त्म हो जाएगा, इतने समय बाद ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो एनालिसिस आते हैं, आ रहे हैं समय समय पे, तो क्या ये लगता है कि आपको एनालिसिस में वो जो आपने सबमिट किया उनमें ये जानने को मिला कि क्या ये हकीकत है इतने साल बाद अब हमको पानी की समस्या या नेचुरल जैसे कि भूकंप, ये सब की मैक्सिमम जो है झेलने को मिलेगा? क्या ये सब फिर उस वर्क बुक में या फील्ड में जो आपने किया तो उस ऐसा वहाँ पे अनुभूति हुई या उनमें एनालिसिस में मिला क्या? सर बिल्कुल, ये चीज़ मिले वहाँ पे, क्योंकि जो हमारी सरकार है, अगर देखा जाए सरकार के प्रति थोड़ा सा देखा जाए तो अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि 400 एकड़ भूमि के जंगलों को साफ करके वहाँ पे इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया गया। तो ये चीज़ें बहुत ही दुखद हैं, क्योंकि भाई जब सरकार अपनी थोड़ी सी इसके प्रति अवेयर नहीं रहेगी तो जनता भी नहीं रह पाएगी। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी कि अगर वो पेड़ों को कटवा रहे हैं तो उसके प्रति पहले कोई उसका फीडबैक दें, इसके बाद उस काम को करें। तो इसके प्रति हमें भी थोड़ी सी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम पेड़ों की कटाई करेंगे तो सर हमारा हमारी जो वर्षा हो रही है, जो मौसम है, जो क्लाइमेट चेंज है, वो बहुत तेज़ी के साथ होगा। बारिश नहीं होगी, जब बारिश नहीं होगी तो हमारा जो नीचे का एक्वीफर है वो भरपूर नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि
हमारी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, हमें वाटर मिलना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, पेड़ पौधों की कटाई बहुत कम से कम करना है या फिर ना के बराबर हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो 400 एकड़ की अभी आपने बात की और सरकार को बोली कि आप एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, बिल्कुल तो सर। उनको क्या वो जो इंडस्ट्री बना रहे हैं उस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, या जो पेड़ काट रहे हैं उससे कितना जो है नुकसान है या लाभ है उस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए उनको? सर इन दोनों चीज़ों पे कि अगर आप इंडस्ट्री को खड़ा कर रहे हैं तो उससे उससे क्या फ़ायदे जी। हैं, आप उस चीज़ को भी बताइए। अगर आपने पेड़ों की कटाई की तो उसका नुकसान तो सब जानते जी हैं कि जी हाँ जी। इसका ये इतना मतलब कि नुकसान होगा। तो सरकार को इन दोनों चीज़ों पे प्रेफर करना चाहिए, जनता को संतुष्ट करना चाहिए कि अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो अगर कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्री हो रही है तो इससे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इंडस्ट्री हमारे लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिविलाइजेशन, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। एक प्रकार तो से अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से 400 एकड़ कटवा के सरकार ने इंडस्ट्री लगाई है, उस 400 एकड़ को कहीं और जो है स्थापित भी तो कर सकती थी ना? बिल्कुल सर। तो जैसे अगर जो आपने 400 एकड़ भूमि को साफ करवाया, जी। उसकी जगह आप किसी ऐसे स्थान का चूज करते जहाँ पे पेड़ पौधे ना होते। कहीं जो हमारी जो भूमि है वहाँ पे कुछ मतलब पेड़ पौधे एकदम बिल्कुल जरा सा भी ना होते, वहाँ पे आप इंडस्ट्री को खड़ा कर सकते थे। लेकिन एक बार आपको सोचना चाहिए था कि जो 400 एकड़ भूमि हम कटवा रहे हैं, पेड़ों को कटवा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए था, इस पर विचार करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए हमारा तो यही मानना है कि पेड़ पौधे की कटाई कम से कम हो, नेचुरल रिसोर्स के जितना हो सके उतना कंजर्व करिए आप लोग, क्योंकि अगर हमारी प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में रहेगा। हाँ, ये तो बहुत जो है कि ज़रूरी, लोगों को जागरूक करने वाली बातें हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं लोगों को समाज में ये बातें फैलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। लेकिन बिल्कुल सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको ये चुना गया, आपको ये पता चला कि मैंने टॉप किया है, तो ये कैसे पता चलता है? आप तो अपना रिजल्ट देखी होंगी, लेकिन आपको ये कैसे पता चलता है कि मैंने ही टॉप किया है इस सब्जेक्ट में, मैंने अपने कैटेगरी में? सर जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर तक पेपर देती थी तो इतने विश्वास के साथ देती थी कि जब मैं पेपर लिखने बैठती थी मेरे अंदर ये विश्वास था कि जब भी मैं ये नंबर आएगा तो बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। तो एक दो बार टीचरों ने जब गाइड की तो उन्होंने भी हमारी कॉपी को देखा, फिर हमारे सामने आकर के उन्होंने भी कहा कि बेटा जो तुम लिख करके आई हो वास्तव में बहुत अच्छा लिखी हो। तो टीचरों के थोड़ा सा हिंट देने से मुझे पता चल जाता था कि नंबर इसका मतलब बहुत अच्छा आया हुआ है। और जब रिजल्ट आता था तो मैं सर अपना ही नंबर नहीं देखती थी, मैं सबका रोल नंबर इकट्ठा करके रखती थी और सबका डाल डाल के देखती थी कि किसका सबसे ज़्यादा नंबर आया। अच्छा। अब कोई अगर मुझसे चीटिंग करने की कोशिश करता था कि मेरा नंबर सबसे हाईएस्ट आता था तो मुझे टेंशन हो जाती थी कि इसका नंबर ज़्यादा कैसे आ गया, मैंने इतनी मेहनत की थी। फिर मैं क्या करती थी, अगर वो रोल नंबर देने को तैयार नहीं था और सारी चीज़ें नहीं थी तो मैं क्या करती थी, मैं टीचर के पास फ़ोन करती, सर इसका रोल नंबर दीजिए तो डेट ऑफ बर्थ दीजिए, मैं देखूँ पहले कितना नंबर आया हुआ है। सर भी कहते थे अंकिता तुम भी ना। तो ऐसे ऐसे चीज़ें थी, मतलब लाइफ ऐसी बहुत अच्छी होती है। तो मतलब लोगों के साथ रहना, बातचीत करना, लोगों के बीच जाना अच्छा लगता है। बातचीत का तौर तरीका, लोगों के बारे में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करना अच्छा लगता है। अंकिता, अगर पूछा जाए अंकिता को तो ये एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण से हटके अगर क्या चीज़ें पसंद हैं? सर पर्यावरण विज्ञान तो एक विषय ही है, उसमें मेरा इंटरेस्ट तो बीएससी में जाने के बाद बढ़ा। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं सर कि मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में था। बायोलॉजी एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था, मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ती थी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो थे उसमें बहुत ज़्यादा केयर नहीं, मैं मैथ वाले सब्जेक्ट से मैं बहुत दूर भागती थी। लेकिन बायोलॉजी हुआ, इंग्लिश ग्रामर हम लोगों के यहाँ 12th तक पढ़ाया गया था, मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। और सर के पढ़ाने का तौर तरीका भी ऐसा ही था कि बहुत अच्छा लगता था, उसमें धीरे धीरे रुचि बढ़ती चली जाती थी। तो जब मैं बायोलॉजी पढ़ती थी, जो हमारे टीचर पढ़ाते थे, तो जैसे आज वो 1 चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कल मैं 2 चैप्टर पढ़ के जाती थी। और जब वो 1 पढ़ा करके ख़त्म करते थे, जब दूसरे पे आते थे तो उनकी एक आदत थी कि वो क्वेश्चन पुटअप करते थे। और उस किताब को मैं मतलब इतनी बार पढ़ के जाती थी, कहीं से भी वो क्वेश्चन कर लेते थे, मैं तुरंत बताती थी। गर्मियों की छुट्टी में मैं पहले से ही सब पुराना नोट्स और सीरीज किताब सब पढ़ करके सब ऑलरेडी पूरा तैयार करके रखती थी। जब भी वहाँ मैं कॉलेज में जाती थी, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी उठाता था तुरंत बताने की कोशिश करती थी, मेरी यही कोशिश रहती थी। और बाकी वैसे इंटरेस्ट तो हर सब्जेक्ट में है, रिसर्च वर्क में भी है और फील्ड वर्क में भी है, इन सारी चीज़ों के विषय में भी है, इंटरेस्टेड है। तो वो इंटरेस्ट कहाँ है जो सिविल सर्विसेज वाला था? सर आपका क्वेश्चन तो बहुत ही संशयपूर्ण है।
फिर भी मैं सर आपको बताती हूँ कि पहले ये जुनून होता है जब LKG से लेकर के जब हम देखते हैं कि अगर कोई IAS हो गया, कोई PCS हो गया, तो उसके पीछे वो गार्ड लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ हैं उसके आगे पीछे, तब मन में होता है कि मैं भी यही करूँगी, मैं भी ऐसे ही बनूँगी। लेकिन सर जब धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, समझदारी आती है, मूड चेंज होता जाता है कि नहीं अभी इस चीज़ को, फिर धीरे धीरे आदमी के शौक भी खत्म होने लगते हैं। देखते होंगे कि एक उम्र के बाद जो है आदमी की शौक बहुत कम होने लगती है। तो ऐसे जब मैच्योरिटी आती है ना, तो धीरे धीरे समझदारी अगले वाले क्षेत्र में जब जाती है, तो पीछे वाला जो क्षेत्र होता है तो उसके बारे में ये होता है कि नहीं अब इस चीज़ को छोड़ो, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसी, अब मुझे ये करना है। तो ऐसे होता है। तो क्या अभी आप जहाँ पे पहुँची हैं संतुष्ट हैं इस कामयाबी से? सर अभी इस कामयाबी से मेरे अंदर ये संतुष्टि गोल्ड नहीं मेडल है। से मैं बात कर रहा हूँ। आपने जो परिश्रम किया। बिल्कुल सर, जो आपको उस चीज़ से संतुष्टि तो है कि हाँ मैंने मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम जो है मेरे सामने है, इस परिवार के सामने है, और उसमें भी परिवार का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। लेकिन सर ये मेरे लिए एक अंत नहीं होगा, बल्कि एक नए उत्साह के साथ, जैसे ये मिलने के बाद मेरे मन में एक नई उत्साह है कि नहीं अब मैं जो है इससे अच्छा काम करूँगी। अब पता है, मैं बता दूँ आपको कि अब मेरे अंदर ये है कि जब मैं MSc कर रही हूँ, MSc के दूसरे साल में, भाई इसके पहले तो मैं नेट का एग्ज़ाम दे नहीं सकती। जी। उसके बाद मुझे नेट का एग्ज़ाम देने की एलिजिबिलिटी प्राप्त हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं सेकेंड ईयर में अब एग्ज़ाम दूँ तो मैं नेट, JRF और गोल्ड मेडलिस्ट इन तीनों के साथ आपके चैनल के माध्यम से जो लोगों के बीच में जाए ये चीज़ें। मैं इसके लिए आपको अग्रिम बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। ये बताइए, अगर देखा जाए तो जो आपने ये सपना सजाया है, जो अभी आप इस कदम बढ़ते जा रहे हैं, आपका लास्ट मुकाम क्या है? क्या आप करना चाहते हैं भविष्य में? सर ये तो वो अपनी मेहनत के ऊपर डिपेंड होता है, और परिवार हमें कितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, कितनी सुविधाएं प्रोवाइड करवा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत की बात करूं कि आगे मुझे क्या करना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर टाइम मिले या ना मिले उसकी बात तो अलग है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं PhD करूं। PhD के बाद मैं रिसर्च वर्क में काम करना चाहती हूं, इस समाज के लिए एक कल्याणकारी काम करना चाहती हूं, इस समाज को एक सकारात्मक दिशा देना चाहती हूं कि जो हमारा समाज है, जो हमारी जनता है, अभी जो थोड़ी सी जानकारी नहीं रख रही है, उनको थोड़ा सा अवेयर किया जाए, उनको जानकारी दी जाए, उनको मैं रिसर्च के माध्यम से कोई इको फ्रेंडली सोर्सेज दूं जिसका वो भरपूर यूज कर सकें। ये मेरी सोच है, आगे मैं इसी पे भी काम करूंगी। मैं रिसर्च वर्क में जाना चाहती हूँ, मैं साइंटिस्ट वाले कोर्स में जाना चाहती हूँ, ताकि मैं कुछ नया कर सकूँ, एक नया मेथड दे सकूँ लोगों के सामने, अपनी एक नई पहचान बना सकूँ, अपने पिताजी का नाम या फिर अपने पापा का नाम जो है एक नए तरीके से दे सकूँ। बल्कि लोग हमें ये ना कहें कि ये जो है संतोष की बेटी है, बल्कि लोग ये कहें कि ये अंकिता के पिताजी जा रहे हैं या फिर ये अंकिता के पापा हैं। लोग हमारे नाम से पिताजी को जाने, तब जानिए कि भाई परिवार के प्रति यह मेरा समर्पण भाव रहेगा। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक पिता को ये ज़रूरत होती है कि मुझे जो है अपने बच्चे की कामयाबी के नाम से पुकारा जाए, कामयाबी से पहचाना जाए। हर पिता को ये होती है, लेकिन बच्चों भी इसमें करने में जो है अथक प्रयास करते हैं, जिनको सब कुछ मिलता है, सब फैसिलिटी मिलती है, और ना मिलती है तो भी लोग करते हैं और करके दिखाए भी हैं कि हमारे समाज में देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो करके दिखाए हैं, जो वो सक्षम नहीं थे, वो पढ़ाई करने में, वो चीज़ें उनके पास हासिल नहीं थी जो समय अनुसार मिलती जाती थी। लेकिन अब बात करते हैं हम इस बात को, अंकिता जो आज ये कामयाबी है, गोल्ड मेडल लेके आई है, इसमें वो प्रयास, जो उसकी पढ़ाई थी, कब से कब, कितने से कितने घंटे तक होती थी? सर मैंने पढ़ाई अपनी करने के लिए जो है कोई फ़िक्स टाइम टेबल नहीं बनाया था। मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थी। अगर मेरा कोई वर्क कंप्लीट ना होता था तो उसके लिए दिमाग पे एक प्रेशर बना रहता था कि अभी ये वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे वर्क ये करके जो है कल कॉलेज में दिखाना है या फिर कल अध्यापक के सामने लेकर के जाना है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वर्क कंप्लीट करके नहीं लेके आते हैं। टीचर 4 बार कहते हैं, 5 बार कहते हैं, लेकिन फिर भी वो उस काम को नहीं करते हैं। लेकिन मेरे टीचर अगर एक बार जिस काम को कह देते थे तो मेरे अंदर ये जुनून हो जाता था कि मैं कितना बेहतर से बेहतर करके मैं उनके सामने लेकर के पेश करूँ कि ताकि उनको भी ये खुशी मिले। तो उस चीज़ के लिए मैं काम करती थी। और मैं आपको बता दूँ सर कि मैंने कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाया था कि मुझे इतने घंटे से लेकर के इतने घंटे तक पढ़ाई करनी है। नॉर्मली मुझे चाहे जब टाइम मिल जाता था, सुबह शाम दोपहर, चाहे जब टाइम मिलता था, मैं उसी समय पढ़ाई अपना शुरू कर देती थी, लेकिन पूरी ईमानदारी, पूरी पवित्रता, पूरी सच्चाई के साथ। जो परिवार ने चाहा, जो सहयोग किया, उस पर आप खरा उतरते थे। बिल्कुल सर। देखा जाए तो आजकल के दौर में
बच्चे जो है लाइब्रेरियाँ पकड़ रहे हैं, उनको पढ़ाई से डिस्टरबेंस होता है, बोलते हैं हम घर पे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ आते हैं, हम भी कई बार आ चुके हैं, देखते हैं कि आप यहाँ रहती हैं, पानी, नाना, चाय, पानी हर एक चीज़ आप करती हैं। तो क्या इसमें और वो उन बच्चों में जो बोलते हैं कि हमको घर पे रह के पढ़ाई करने में जो है डिस्टरबेंस होती है, हम कर नहीं पाते हैं, क्या वो चीज़ें आपको लगती हैं कि लाइब्रेरी जाके ही पढ़ाई होती है, घर पे पढ़ाई नहीं हो सकती है? सर मैं बताऊँ, 1 महीने के लिए मैंने भी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। लोग कहते थे कि घर में पढ़ाई नहीं हो पाती, लाइब्रेरी जाओ। तो सर जब मैं तैयार होकर के लाइब्रेरी जाती थी तो आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लग जाता था। वहाँ जाना, ऑटो का इंतज़ार करना, फिर जाना, 1 घंटे वहाँ पे बर्बाद हुआ। आते वक्त फिर 1 घंटे बर्बाद हुए हमारे। 2 घंटे ऐसे निकल गए, 4 घंटे हमने वहाँ पे बैठ के पढ़ाई की। अगर वही 4, 2, 6 घंटे मिला कर के अगर हम अपने घर पे टाइम दिए होते तो शायद हम और अच्छा तैयार कर लिए होते। तो सर मैं बताऊँ कि लाइब्रेरी जा करके वहाँ पे पढ़ना, एकांत तो है वहाँ पे, बेशक सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक कि ये मेरा अनुभव है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप वहाँ पे जाकर के पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेशक आपका ध्यान किताब पे रहेगा लेकिन दिमाग के कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती रहती है। तो हमारा क्या था कि घर पे अगर हम पढ़ाई करते थे, 1 घंटे 2 घंटे किए, बोर हो गए, तुरंत दादी के पास आकर के बातचीत करना, 5 मिनट 10 मिनट, दिमाग फिर थोड़ा सा फ्रेश हुआ, फिर जाकर के पढ़ाई करना। तो बल्कि घर पे जो है ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ी बात कि किसी का भी परिवार हो, ये नहीं चाहेगा कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब किया जाए। कोई भी परिवार ऐसा नहीं चाहेगा। अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि उनको देख करके और खुशी मिलती है कि बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ने दो। कोई भी परिवार का सदस्य ऐसा नहीं होगा जो डिस्टर्ब करे। और सर मैं बताऊं आपको कि बेशक चाहे जो कुछ भी हो, परिवार ने ये संस्कार दिए हैं कि कोई भी आ जाए, अपना वर्क करिए, ये मेरी जिम्मेदारी, ये मेरी समझ है कि हाँ मुझे ये काम कर लेना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, मुझे आनी चाहिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि केवल अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में तो आप पढ़ाई ही करिए, पढ़ाई के साथ साथ हर क्वालिटी में आप माहिर होइए, तब जानिए आपकी पढ़ाई का सही अर्थ, सही मतलब निकल के सामने आएगा। हाँ, ये देखा जाए जो बीच बीच में घर लोग आ जाते हैं, पानी आपको पिलाना पड़ता है, तो क्या आप पढ़ाई के दौरान अगर आपको उठना पड़ता है या ये सब डिस्टर्बेंस ऑड नहीं लगता क्या कि मैं ये क्यों करूँ, कोई और पानी पिला दे, आप ही पानी लेके आती हैं? सर मुझे इस चीज़ को देख करके या फिर ऐसी चीज़ें अगर मुझसे कोई कहता है तो मुझे इरिटेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई मेहमान आ गया तो वो मेरे लिए भगवान के समान है। अतिथि देवो भव कहा गया है। तो इसलिए अगर कोई आ जाता तो मुझे बल्कि प्रसन्नता होती है कि घर का माहौल थोड़ा सा रौनक आ जाती है, एक नई चहल पहल होती है, अच्छा लगता है। बल्कि लोगों से कम्युनिकेशन करना, उनके स्किल्स को जानना और अच्छा लगता है। इसलिए मुझे खुशी होती है कि अच्छा चलो कोई आया है और पानी पिलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। पता नहीं फिर दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए उनके सामने लेकर के हाजिर होना ये हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज है और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे द्वार पे आए हुए हैं। तो ये चीज़ें, ये मन में भाव होने चाहिए और सकारात्मक जहाँ दृष्टि होगी ना, वहाँ सारी चीज़ सकारात्मक ही लगेंगे। लेकिन अगर मन में सकारात्मक है लेकिन अगर कहीं से नेगेटिविटी आ जाएगी ना, तो सामने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको नेगेटिव ही नज़र आने लगेंगी कि आपने ऐसा क्यों कह दिया, कैसे कह दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप समझदार हैं, आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण है, तो बिल्कुल चाहे जो कुछ भी कहेगा, आपको वो चीज़ें नेगेटिव नहीं लगनी चाहिए कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो मेरी भलाई के लिए ही कह रहा है। और परिवार कभी भी आपका अहित नहीं चाहेगा। ये एक चीज़ें सुनने में आती हैं, मैंने सुना है बहुत से लोगों के पास ये चीज़ें सुना है कि पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से पढ़ने वाले बच्चे या तो निखर जाते हैं या तो बिखर जाते हैं। इसकी क्या हकीकत है? सर वो अपनी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी में हम भी जाते हैं और बच्चे भी आते हैं, लेकिन आप अपना टाइम कहाँ किस जगह दे रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी पढ़ने की भी जगह है, घूमने और टहलने की भी व्यवस्था है वहाँ पे कि आप घूम टहल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर। कोई भी टीचर आपको पकड़ करके नहीं पढ़ाएगा। ये आपकी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, आपके संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप परिवार के प्रति क्या सोच रहे हैं, उस विद्यालय के प्रति क्या सोच रहे हैं, आप टीचरों के प्रति क्या सोच रहे हैं, आप अपने नाम को किस क्षेत्र में लेकर के जाना चाहते हैं। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कहीं भी गए हैं तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए, ना कि निगेटिव के आधार पर फिर नकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। इसलिए मन में हमेशा सकारात्मकता होनी चाहिए। जो आपने अभी बताया कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 4-5 दिन के बाद भी अपना वो वर्क नहीं करके जाते थे जो टीचर से देते थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि क्या वही जो लोगों के बीच में मैंने सुना है निखरने और बिखरने वाला जो भाषा शब्द, तो क्या ये वही लोग होते होंगे कि जो 4-5 दिन मिलने के बाद भी अपना वर्क नहीं करके जाते हैं? हो सकता है ये वही लोग हों जो निखरने बिखरने वाले में आते हैं कैटेगरी में, हो सकता है ऐसा कि वही लोग हों? सर ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है।
कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ काम को छुपा करके करते हैं, अच्छा। लोगों को दिखावा नहीं करना चाहते, फिर भी धीरे धीरे करके वो निखरना चाहते हैं, या फिर छुपे रुस्तम होते हैं, वो उनको इस कैटेगरी में रखा तो जाए। क्या उसमें कभी आपको कोई मिला ऐसा कि जो 4-5 दिन के बाद अपना वर्क नहीं करके गया और लेकिन फिट एंड फुल फाइनल हर एक चीज में वो लास्ट टाइम में रहा हो? नहीं सर, ऐसा तो देखने को नहीं मिला, लेकिन मैं अपने साथ वालों की बात बताना चाहूँगी कि मेरे साथ में जो स्टूडेंट रहते थे, मेरी जो सहेलियाँ थी मेरे साथ रहती थी, अगर मैं काम करके लेके जाती थी तो उनके अंदर ये था कि जब मुझे देखती थी कि ये काम करके लेके आई है, अगर उस दिन वो ना करती थी तो जस्ट जैसे मुझे देखती थी तुरंत करना शुरू कर देती थी कि अच्छा अंकिता ये काम करके लेके आई है तो मुझे भी ये काम करना है। हाँ, तो देखा जाए तो लड़कियों में एक चीज़ें देखने को मिलता है, मैंने अपने परिवार में भी सुना था कि मतलब एग्जाम होने के बाद लोग बोलते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही नहीं गया, ये क्वेश्चन छूट गया, ये क्वेश्चन छूट गया, लेकिन वो शायद वो अपने कक्षा में टॉप भी करते थे। मैंने ये सुना था कि शायद लड़कियों में ऐसा होता हो कि सर मैं बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन बीएससी में नहीं हुआ है, इंटर तक हुआ है कि जो बच्चियां वास्तव में टॉप करती थी वो मुझसे आकर के यही कहती थी मेरी तैयारी नहीं है, मेरा ये छूट गया, और जबकि उनका कुछ नहीं छूटता था, फिर भी वो करती थी, सारी चीज़ जो करके आती थी, लेकिन वो दिखावा ऐसे करती थी कि जैसे लगता कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों का क्या होता है ना सर कि जैसे हमेशा जो रोते रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनको आगे चल के रोना ही पड़ता है। अगर माइंड में निगेटिव है तो कहीं ना कहीं जाकर के वो आगे निगेटिव होना ही होना है। इसलिए वो अपने दृष्टिकोण पे, अपने विचार पे डिपेंड करता है कि आप कैसा विचार रखते हैं। कुछ लोग लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा बोलते हैं कि मेरा देखते हुए ये भी ना पढ़ाई करे और इससे मैं आगे निकल जाऊं, चालाकी दिखाते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसा विचार मेरे मन में कभी नहीं आया कि अगर मैं आगे जा रही हूँ तो ये पीछे रह जाए, ऐसा कोई विचार नहीं था। मेरे साथ 2-3 लड़कियाँ थी, मैं उनको भी साथ में लेकर के चलती थी। जो काम मैं घर पे करती थी मैं उनको तुरंत फ़ोन करके बता देती कि अभी ये सब काम करके आएगा। अगर उनको ज़रा से भी मतलब जहाँ समझ में नहीं आता था वो जब मुझसे पूछते थे, मैं उसे अपनी तरफ से 100% मैं दे करके उसे बताना चाहती थी कि नहीं ऐसे ऐसे आप करिए, ऐसे ऐसे आप आगे आइए। तो अगर वो मुझसे पूछती तो कहीं ना कहीं वो मुझे उस काबिल समझती थी, तो उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहूँगी कि भाई वो मुझे इस काबिल समझती थी और मुझसे पूछती थी, मुझसे जानकारी लेती थी। मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात थी। जाते जाते कुछ ऐसा समाज के लिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहती हूँ जो हमने शायद वो क्वेश्चन आपसे ना पुट अप कर पाया हो, लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? सर जाते जाते मैं केवल एक बात कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ने की कोशिश करें और मोबाइल, लैपटॉप, टीवी जैसे चीज़ों से बहुत कम संपर्क बनाएं और ना के बराबर बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो चीज़ें मोबाइल हमें नहीं प्रोवाइड कर पा रही, वो चीज़ें अगर हम बुक पढ़ेंगे तो बुक में वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे जानकारी नहीं है। मोबाइल तो ऐसा है कि आप जो क्वेश्चन पुटअप करें वही आपको बताएगा, लेकिन किताब एक ऐसी चीज़ है जो आपको संपूर्ण नॉलेज, जो चीज़ें आप नहीं जानना चाह रहे हो उसके बारे में भी अगर आप पढ़ेंगी तो आपको वो ज़रूर बताएगा या फिर सिखाएगा। तो इससे हमारी क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलपमेंट होती हैं और जितने डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स हैं वो उसका भी डेवलपमेंट होता रहता है। तो और फिर सबसे बड़ी बात, मेहनत के क्षेत्र में देखा जाए तो भाई मेहनत करने के लिए, सफलता पाने के लिए जो है मुझे मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, और उन सारी चीज़ों के साथ साथ धैर्य सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ें हैं और इनको रख करके ही जो है आदमी सफलता की तरफ आगे बढ़ सकता है। यानी कि धैर्य के साथ संघर्ष करता रहे। बिल्कुल सर। इसके लिए मैं इतना कीमती समय देने के लिए आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद आने वाले आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अगली कड़ी में हमारे बड़े भैया संतोष जी हैं, जो भैया कम दोस्त ज़्यादा हम लोगों के बीच में बन के रहते हैं और संघर्ष के देखा जाए तो जो भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उसमें जो है साथी। भैया मैं आपको एक बार फिर से बधाई देना चाहता हूँ कि बिटिया की इस कामयाबी के लिए, और बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बिटिया है, क्या इसके संघर्ष और कामयाबी से आप संतुष्ट हैं कि नहीं? जी, कहीं ना कहीं से बहुत आशीष जी ये गर्व का पल होता है जब बच्चे कामयाब होते हैं। किसी पिता के सामने जब बच्चे सार्थकता की तरफ जाते हैं, हमेशा हर पापा का ये सपना होता है कि मेरी बिटिया, मेरा बेटा, मेरा नाम दुनिया के कोने तक पहुंचाए। तो जैसे गोल्ड मेडल हो जाना पूर्वांचल विश्वविद्यालय में और महामहिम के हाथों से गोल्ड मेडल पाना, तो कहीं जब और उन हजारों की संख्या में, यानी विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबद्ध इतने कॉलेज, उन सारी कॉलेजों में सिर्फ 79 बच्चों का सिलेक्शन, उन 79 बच्चों में सबसे ऊपर सेलेक्ट होना, तो ये बहुत बहुत फख्र की बात होती है। और
मुझे बहुत अच्छा लगा जब बच्चे मतलब मेरी बिटिया भी, मेरा बेटा भी, और ये और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों से बहुत संतुष्टि है। लेकिन बिटिया ने जो किया है, मैं और अपने बेटों और बेटियों से ये अपेक्षा करता हूँ, मेरे घर में 5 पढ़ने वाले हैं, वो लोग कुछ ऐसा करेंगे। और आने वाले कल में अंकिता अभी बीएससी कंप्लीट करी है, एमएससी में भी इसने अपना सपना बताया कि मुझे नेट करना है, जेआरएफ करना है, मुझे फिर से गोल्ड मेडल लाना है। और उस मंच पर कुलपति ने कहा था, और महामहिम जी, मैं भी गया था, मुझे भी पास मिला हुआ था, तो उन लोगों ने कहा कि जब बच्चा एक गोल्ड मेडल पाता है, जब एक गोल्ड मेडल पाता है और जब 2 पा जाएगा, वो बहुत सौभाग्यशाली है, वो कहीं ना कहीं से बड़ा सार्थक होगा और जीवन के किसी बड़े हिस्से पर जाएगा, मतलब किसी बड़े कामयाबी पर जा सकता है। तो मुझे लगा कि जब एक मिल ही चुका है, एक ही तो और ज़रूरत है जी। तो लगा कि और जो भी संसाधन चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये लोग जो भी फरमाइश करते हैं। मैं कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं हूँ, आपको पता है, मैं यूट्यूबर हूँ, तो यूट्यूब क्या दे ले रहा है ये भी आपको पता है, फेसबुक कैसे क्या होता है, सारा सब कुछ है। और ऐसे में 5 बच्चों को पढ़ाना, तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि फिर भी मेरा संघर्ष और मेरी लड़ाई जारी है। ये बच्चे इस तरह से मेहनत करें, नाम करें। अच्छा लगा मुझे 20-25 गाँव में पहली बार अगर कोई बिटिया गोल्ड मेडल हुई पूर्वांचल विश्वविद्यालय में, राज्यपाल के द्वारा सम्मानित हो रही है, तो ये मेरे लिए नहीं, पूरे क्षेत्र और गांव के लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है। ये देखा जाए तो विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में जाने का निर्णय किसका था? ये मैंने लिया था जब इसने इंटर पास कर दिया तो हाई स्कूल इसने टॉप किया था, मतलब दूसरे नंबर पे थी। फिर ये मुन्ना राम इंटर कॉलेज है, अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पे। तो मुन्ना राम इंटर कॉलेज को जब इसने दूसरी हाई स्कूल में दूसरा स्थान और इंटर में भी दूसरा स्थान, इसके मार्क्स देखने के बाद ये लगा कि ये बोली कि बीए करेंगे। इसकी और सहेलियां जो इंटर पास हुई थी सारी लोग बीए कर रही थी, ये कह रही थी मैं बीए करूंगी। तो मुझे लगा बीए करेगी तो टीडी कॉलेज, राज कॉलेज, ऐसे कॉलेजों में भेजा जाए। फिर मुझे लगा कि घर से 14 किलोमीटर जाना और आना, और या कहीं हॉस्टल में कहीं रखना, इंटर के बाद से जैसे सही बताया ना, बच्चों का जो चारित्रिक वो होता है, उस पर मुझे लगा बिटिया है। पता नहीं क्यों ऐसे जैसे मेरे मन में जब आना नहीं थी, आया कि घर से बाहर छोड़ देने पर हो सकता है बच्चों का पैर डगमग हो जाए, रास्ता भटक जाए। और यहाँ यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाएंगे तो ये घर से जुड़ी रहेगी। जी जी। तो हमारी 2 किलोमीटर पे यूनिवर्सिटी है, तो हमारी एक नज़र हमेशा रहेगी। आदमी जब दादा बाबा कहते थे खेती और बेटी हमेशा देखने की चीज़ होती है, इसका तनदेही नहीं करेंगे आप तो हो सकता है बर्बाद हो सकती है। खेती भी, बेटी भी, और बेटी बर्बाद होती है तो पूरे परिवार को, पूरी 7 पीढ़ियों को बर्बाद करती है। खेती बर्बाद होती है 6 महीने की कमाई बर्बाद करती है। तो मुझे लगा जब घर से ये आएगी जाएगी ना, तो मुझे हमेशा एक नज़र में होगी, परिवार से डेली मिलेगी, आएगी जाएगी हर गतिविधि पे, क्योंकि इंटर के तुरंत बाद जाएगी। तो मैंने इसका बी वाला निर्णय चेंज करवा के इसका बीएससी वाले निर्णय में ले गए। आप ही ले गए? हम ले गए कि तुम्हें बीएससी करना है। और उसने मना नहीं किया कि नहीं, इसने मना नहीं किया। कहा बोला पापा जो इंटर साइंस साइड से थी ही, तो बोल रही थी कि और हमारे साथ वाली लड़कियां कर रही थी बहुत टफ होता है, ऐसा वैसा होता है। हमने कहा थोड़ा सा मेहनत करो बेटा, निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि बीएससी इंग्लिश मीडियम से पढ़ना होगा। मैं सोच रहा था कि इंटर तक जैसे साइंस, उसमें आप एक ऑप्शन होता है ना कि आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ऐसा कुछ था। क्योंकि मैं तो भाई देखिए वहाँ तक की पढ़ाई से मुझे बहुत मेरा ताल्लुक नहीं रहा, मेरा हमेशा समाज से रहा है, अध्ययन अध्यापन लेखन से रहा है। तो जब यहाँ इंट्रेंस के लिए फॉर्म भरवा दिया, जब इंट्रेंस में इसका एग्जाम पेपर आया तो पता लगा कि पूरा इंग्लिश में आ गया, तैयार करके हिंदी में गई थी। आई घर पे थोड़ा सा पापा हम पूरा हिंदी मतलब इंग्लिश में तैयार, हिंदी में तैयार किए थे, पूरा इंग्लिश में आ गया। हमके निकल जाएगा कि नहीं? बोली 40 क्वेश्चन हमारा सही है, निकले चाहे ना निकले। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं। लेकिन 40 यहाँ बच्चों का कंपटीशन जो है इतना टफ पेपर था कि वो 40 बच्चों में तीसरा स्थान था या चौथा, तीसरा स्थान था। वो इंट्रेंसों में इसका तीसरा स्थान आ गया। तो मुझे लगा कि जब ये हाई स्कूल में दूसरे स्थान पर, इंटर में दूसरे स्थान पे, इंट्रेंस में तीसरे स्थान पे, तो इसका यहीं करवाएंगे एडमिशन। जबकि अगर हम अदर डिग्री कॉलेज में करवा दें तो हमारे 5-6 हज़ार में बीएससी होता। यहाँ करवाने में हमारा 14,000 रुपये फीस लग रहे थे, 3 गुना पे हम गए थे। लेकिन फिर भी हमने बीएससी फर्स्ट सेकंड जो भी थर्ड था हम करवाते गए। वहाँ से ये आए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, हमेशा रिजल्ट को कंपेयर करती थी। टॉप रिजल्ट पहले सेमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे में, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पर कभी नहीं गई, पहले दूसरे पे आती रही, अंत में गोल्ड मेडल हो गई। तो अब लगा कि मतलब इसे अंग्रेजी हिंदी देखिए वे बता रहे थे दोनों का कंपेयर अच्छा हो गया है। हिंदी भी बढ़िया बोल लेती है, अंग्रेजी बढ़िया बोलती है। और हिंदी इतना अच्छा हो जाने की वजह ये रहा, हमारी बहन हिंदी से में थी और वो हिंदी से ही जेआरएफ नेट की तैयारी करती थी। वो बीएड करी थी, टेट सीटेट करी थी, तो उनकी भी किताब
वो जो था सारा छंद अलंकार रस ये सारा सब कुछ इसको उस समय कंठस्थ था पूरा। तो हिंदी भी अच्छी हो गई, अंग्रेजी भी अच्छी हो गई, गोल्ड मेडल भी हो गई। कामना है कि और मेहनत करेगी तो एमएससी में भी गोल्ड मेडल हो जाएगी, एक अभिलाषा है। और रिसर्चियर अगर रिसर्च के क्षेत्र में जाएगी तो और बड़ी खुशी होगी कि मेहनत कर रही बिटिया अगर नेट JRF PhD करने के बाद रिसर्चर बनेगी, नहीं बनेगी तो प्रोफेसर तो कहीं गया नहीं, प्रोफेसर बनेगी। तो कम से कम आने वाले कल में और जो हमारे गांव समाज के बच्चे हैं, शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, शिक्षा से पिछड़े वर्ग के लोगों का, जो भी CSC माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं, गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, वो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। तो कम से कम शिक्षा जगत में जब कोई टीचर घर में होगा, कोई अध्यापक घर में होगा, कोई प्रोफेसर घर में होगा, कोई रिसर्चर घर में होगा, तो गांव और क्षेत्र का भी हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं कि बेहतर होगा जी, कुछ बड़ा करेंगे, अच्छा परिवेश मिलेगा गाँव को भी। बिल्कुल। जाते जाते अब समय जाते जाते मैं कहूँगा इंटरव्यू लंबा हो गया। आप सुनने वाले दर्शकों, आप लोगों ने जो अपना बहुमूल्य समय दिया उसके लिए मैं कभी संतोष आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ। और आपका आभार इसलिए व्यक्त करूँगा कि निष्पक्ष दर्पण एक ऐसी आवाज़ जनपद जौनपुर से निकल करके जो दुनिया के कोने तक जाती है। और आशीष जी के बातों से आप लोग समझ चुके होंगे कि कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी पत्रकार अगर समाज में अपने लिए नहीं समाज के लिए जी रहा हो तो कठिन भी होता है और अच्छा भी लगता है। तो आपकी मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं कि दिन रात बाइक लेकर के। और सबसे बड़ी बात है कि आज एक छोटा यूट्यूबर, अभी कोई हमारे यहाँ NDTV, आर भारत, अंजना ओम कश्यप, ऐसे लोग ऐसे बच्चों की मेहनत को कोई प्रसारित करने आएगा? नहीं आएगा। इसको निष्पक्ष दर्पण ही दिखा सकता है, आशीष जी ही दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये बच्चे यूट्यूब पर अपनी आवाज को सुनते हैं कि मैंने क्या बोला, तो ये वचन जो इन्होंने दिया है कि मुझे अपने चरित्र के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, आने वाले कल में और गोल्ड मेडल के प्रति, नेट JRF PhD के प्रति मैंने ये कहा है ऑन रिकॉर्डेड। इनकी तैयारी और मुस्तैद होती है और मेंटेन होती है। और जो छोटे चैनल से जो गांव देहात के बच्चों के पास जाएगा, जाहिर सी बात वो बच्चे मोटिवेट होंगे। तो ये बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं या आप कर रहे हैं खास तौर से। तो मैं निष्पक्ष दर्पण परिवार का बहुत हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस चैनल पर बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ही तो संघर्ष के साथ हैं हम लोगों के, आप ही के मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं। और एक बार फिर से जो है आपको और अंजलि जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहीं से जो है अपनी बातें को हम विराम करते हैं। थैंक यू दोस्तों, जरूर जुड़िएगा चैनल से। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा ताकि बिटिया का मनोबल बढ़े और भैया के अंदर काम करने की और उत्साह आए और ऊर्जा आए। थैंक यू, प्रणाम।